क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। खरी बात जो है लगातार अपनी बुंदेलखंड यात्रा में, चुनावी यात्रा 2022 में आपको जनता से, जनप्रतिनिधियों से रूबरू करा रहा है। और ऐसे में ही हम जालौन जिले में हैं, आप जानते होंगे, हमारी लाइव वीडियोस भी आ रही हैं। इसके साथ साथ हम आपको एक के बाद एक इंटरव्यूज भी ला रहे हैं। तो आज हम आ गए हैं उरई विधानसभा से जो प्रत्याशी घोषित कर दी गई हैं कांग्रेस पार्टी से, उर्मिला सोनकर खाबरी जी के पास। ये जो है पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भी रही हैं। इसके साथ साथ इनके जो पति हैं बृजलाल खाबरी जी, जिनसे आप लोग वाकिफ होंगे, जो कि पहले राज्यसभा, लोकसभा के भी सांसद रह चुके हैं। अभी मैं फिलहाल में उर्मिला जी जिला पंचायत सदस्य हैं और इसके साथ ही अध्यक्ष की भी दावेदारी की थी, जिला पंचायत अध्यक्ष की भी इन्होंने दावेदारी की थी, जो किसी न किसी कारणों से रह गया। लेकिन सीधे उन्हीं से पूछेंगे और उन्हीं से जानेंगे विधानसभा चुनाव के लिए अब जो है प्रत्याशी घोषित कर दी गई हैं, तो क्या तैयारी है, क्या चल रहा है, सीधे उन्हीं से बात करते हैं, आपको रूबरू कराते हैं। बहुत बहुत स्वागत है उर्मिला जी खरी बात न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद सर्वप्रथम खरी बात को जी। सबसे पहला प्रश्न उर्मिला जी मेरा आपसे ये है कि क्योंकि आप पूर्व में प्रशासनिक अधिकारी रह चुकी हैं, तो किन किन तरह से आपने सेवाएं प्रदान की हैं, किस किस पदों पर आप रही हैं उरई में और इसके अलावा भी, और झांसी में या अन्य जगहों पर रही हैं, तो वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं सर्वप्रथम अपने दर्शकों को प्रणाम करती हूँ और आज हमारा बहुत ही पावन पर्व है मकर संक्रांति। हाँ। तो मकर संक्रांति के अवसर पर मैं अपनी विधानसभा के मतदाताओं को और जनपद वासियों को और समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। जहाँ तक मेरे प्रशासनिक सफ़र की बात है, तो मैं सम्मानित चैनल को बताना चाहूँगी कि 93 बैच की मैं और मेरा छोटा भाई ट्रेजरी ऑफिसर हैं। 94 के बैच के मैं बीडीओ चयनित हुई और 95 में बीएसए चयनित हुई और 96 में मेरा प्रॉपर पीसीएस में मेरा चयन हुआ। और ट्रेनिंग के बाद सर्वप्रथम मेरी प्रथम पोस्टिंग देहरादून हुई। अच्छा। और देहरादून के उपरांत मैं जनपद जालौन में मेरी पोस्टिंग हुई। सर्वप्रथम मैं कोच एसडीएम के पद पर 13 नवंबर 1998 को पदस्थ हुई और कोच तहसील के बाद जालौन में मेरा कार्यकाल रहा। इसके बाद माधवगढ़ तहसील में और उसके बाद उरई तहसील में। इस प्रकार लगभग 3.5 वर्ष का कार्यकाल मेरा इस जनपद में उप जिलाधिकारी के रूप में रहा है। हाँ। ये बताइए उर्मिला जी, वैसे जो ज़्यादातर अधिकारी लोग होते हैं वो राजनीति में घुसना प्रेफर नहीं करते हैं, कैसे सोचा राजनीति में आने का? देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगी कि अधिकारी भी वही कार्य करता है, अधिकारी लोक सेवक होता है। हाँ। और जो राजस्व की सेवा होती है वो सीधे जनता से जुड़ी होती है, जनता की समस्याओं से जुड़ी होती है। हाँ। खेत खलिहान से जुड़ी होती है, सिंचाई व्यवस्था से जुड़ी होती है, उनकी समस्याओं से जुड़ी होती है। हाँ। और अधिकारी के रूप में हमको शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए और चुनाव संबंधी कार्यों के लिए ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें हम लोग एक अधिकारी के रूप में, राजस्व अधिकारी के रूप में हम लोग कार्य नहीं करते हैं। तो जो आपका प्रश्न है कि आप प्रशासनिक अधिकारी रही हैं और फिर कैसे आपने राजनीति में आने के लिए सोचा, तो मेरे पिताजी भी राजनीति में रहे हैं कांग्रेस के। और जो ये प्रशासनिक अधिकारी होता है वो भी एक तरह का समाज को नेतृत्व ही प्रदान करता है। तो पहले मैं लोक सेवक थी और अब मैं पूर्ण रूपेण से जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में उतरी हूँ। जी। तो क्या लगता है, अब कांग्रेस की तरफ से आप आ रही हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी मुख्य धारा में उत्तर प्रदेश में जो दिख रहा है भाजपा और सपा दिख रही है, तो क्या लगता है कांग्रेस क्या रणनीति लेकर अब आगे बढ़ने वाली है कि उभर कर आने वाली है उत्तर प्रदेश में? देखिए साक्षी जी, ये जो आप कह रही हैं कि मुख्य धारा में सपा और बीजेपी दिख रही है। हाँ। मैं लगभग 1.5 माह से कांग्रेस की नीतियों का प्रचार प्रसार में गांव-गांव में जा रही हूँ। हाँ। तो मुझे हर जगह कांग्रेस दिखाई पड़ रही है। अच्छा। और देखिए, कांग्रेस तो सबके दिलों में है। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसके नेतृत्व में देश ने आज़ादी प्राप्त करी। और इस देश का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस का तैयार किया हुआ ही है। और जो आज हमारी सत्ताधारी जो बीजेपी पार्टी है, वो जो योजनाएं चला रही हैं वो सारी योजनाएं कांग्रेस की ही हैं।
केवल उनका नामकरण दूसरा हुआ है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगी, जैसे स्वच्छ भारत अभियान आज बड़ी तेजी से चल रहा है, तो ये कांग्रेस का निर्मल भारत अभियान था। आपका जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ये बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता था। राष्ट्रीय पोषण मिशन है, वो ICDS के रूप में मनाया जाता था। दीनदयाल विद्युतीकरण जो योजना है, वो राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना थी, और जो इंदिरा गांधी मातृत्व योजना थी। तो इस तरह मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये हमारी जो सारी योजनाएं हैं, पहले डवारका चलती थी, मनरेगा है, और ये आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जो सीधे सीधे ग्रामीण जनता से जुड़ी है, गरीब वंचित शोषित जनों से जुड़ी हुई है। तो ये सारी जो योजनाएं हैं या सेवाएं हैं, वो हमारे कांग्रेस की ही दी हुई हैं, और जिनका चोला बदल करके ये वर्तमान में जो सत्ताधारी दल है उसका वो लाभ लेना चाह रहा है। चलिए, तो विधानसभा के लिए दावेदारी कर रही हैं, प्रत्याशी घोषित कर दी गई हैं अब तो क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी? इसके लिए तो मैं सर्वप्रथम दीदी प्रियंका जी को और अपने नेतृत्व को मैं बहुत बहुत हृदय से बधाई देना चाहूँगी, और कि उन्होंने मुझ पे ये विश्वास व्यक्त किया है। और उरई विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में मेरा चयन किया है। तो मैं अपने नेतृत्व को ये कहना चाहूँगी कि मैं उनकी आशाओं में और उनके विश्वास में मैं खरी उतरूँगी, और इसी कड़ी में मैं अपने विधानसभा के सम्मानित मतदाताओं से ये अपील भी करूंगी कि कृपया उन्होंने एक अधिकारी के रूप में मेरा कार्यकाल देखा है, और अब मुझे ये मौका दें कि मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में और उनके दुख सुख में शामिल हर समय मैं रहूं, और मुझे एक मौका दें कि उनके साथ मुझे एक निरंतर कार्य करने का ये अवसर प्राप्त हो। जी, ये बताइए उर्मिला जी, अभी कंटिन्यूस आप जनसंपर्क भी कर रही होंगी, इसके साथ साथ आप पहले प्रशासनिक अधिकारी रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो लूप होल्स हैं राजनीति के वो देखे होंगे आपने समझे होंगे, परखे होंगे। क्या लगता है अभी जो है जनता क्या चाह रही है, क्या चीज़ से वंचित रह गई है, क्या राजनीति के चलते लोगों को नहीं मिल पा रहा है जो आप देंगी? देखिए, जो इसमें वर्तमान में है, हर जगह गांव में शहर में जो सबसे ज़्यादा महंगाई की मार है। अच्छा। जो वर्तमान सरकार ये ढोल पीट रही है कि नहीं, सभी लोग खुशहाल हैं और सबका विकास है, और देश का जनता का विकास है, देश का विकास है, हर व्यक्ति का विकास है, तो ऐसा नहीं है, और आप भी इस बात को जान रहे होंगे। और मैं इसको बड़े ही खुले मन से और बड़े ही जोर शोर से मैं इस बात को उठाना चाहूँगी कि जनता बदहाल है, परेशान है, बेरोजगारी चारों तरफ है, और महंगाई से आम जनता पीड़ित है, उनके बीच हाहाकार है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन्होंने ये सिलेंडर घर घर बांटे, लेकिन गांव में तो गांव की जनता तो हमारी बेचारी बहुत ही तंगहाल है। शहरों में जो आपकी लोअर क्लास है, जो मध्यम क्लास भी है, वो भी सिलेंडर खरीदने में कहीं ना कहीं अपने को तंगहाल पा रहा है। आप जैसे जान रही हैं कि इसमें वर्तमान में 950 रुपया और 1000 रुपये का सिलेंडर है, तो इनकी कथनी करनी में अंतर है। ये कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिया है, रोजगार दिया कहाँ है, रोजगार तो छीना है आपने। ये कोरोना की आड़ में कितने रोजगार छीन गए, लोग तो बिल्कुल पूरी तरह से सड़कों पे हैं। आए दिन आप देखते हैं कि कैसे लोग जुलूस निकालते हैं, प्रोसेसन निकालते हैं, चाहे वो टीटी वाले हों या आपके आशा बहुएं हों, आंगनबाड़ी हों, कि हमारा मानदेय हमारा बहुत कम है, हमारे भत्ते बहुत कम है। जी। चलिए ठीक है, तो फिर अब क्या लग रहा है, पिछली बार तो जो है उत्तर प्रदेश की जनता ने सूपड़ा साफ कर दिया था, बुंदेलखंड में भी, और 19 की 19 सीटें जो है कांग्रेस, सपा और बसपा कोई नहीं ला पाया था, पूरी भाजपा ले गई थी। अब क्या लगता है कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है बुंदेलखंड में? देखिए, जो हमारी प्रतिज्ञाएं हैं, जो दीदी की प्रतिज्ञाएं हैं, जो कांग्रेस की प्रतिज्ञाएं हैं, उसमें साफ साफ जनहित से जुड़ी चीज़ें हैं। सर्वप्रथम तो ये है कि महिलाओं को 40% वो सीटों में उसका रिजर्वेशन है, और यदि हमारी सरकार बनती है तो 20 लाख नौकरियां हैं, उसमें 40% यानी लगभग 8 लाख नौकरियां वो हम महिलाओं को देंगे। और हमारी योजनाएं हैं कि हम साल में 3 सिलेंडर देंगे, और किसानों का पूरा कर्जा माफ़ करेंगे, चाहे वो 1 रुपये से 10 लाख हो या जो भी उसकी संख्या हो, और बिजली का बिल हम हाफ करेंगे, और किसानों का
जो आपका धान है और गेहूं का जो 2500 रुपये प्रति कुंटल यदि हमारी सरकार बनती है तो वो करेगी। और हम 10 लाख तक हम स्वास्थ्य सेवाओं का हम बीमा की हम बात कर रहे हैं। तो हमारी जो योजनाएं हैं, जो कांग्रेस की योजनाएं हैं, वो सीधे जनता से जुड़ी हुई हैं। और हमारा बेस वोट भी जो दीदी की जो सोच है, जो क्रांतिकारी सोच है, वो तो हमारा कांग्रेस का जो हमारी आबादी की 50% जो हमारी महिलाएं हैं वो ही हमारा बेस वोट होंगी और हमारी सरकार बनेगी। और जब हमारी सरकार बनेगी तो वो जनहितकारी होगी, लोक हितकारी होगी, शोषित वंचित और सभी के लिए होगी। और वो जैसा कि हमारे संविधान में ही दिया गया है और कि सभी को एक समान अधिकार है, तो कांग्रेस पार्टी वो पूरी तरह से संविधान के अनुरूप चल रही है। और जब हमारी सरकार रही है तो संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से संरक्षण हुआ है, पालन हुआ है, तो हमारी सरकार आएगी तो हम पूर्व की भांति उसी प्रकार कार्य करेंगे, जनहितकारी कार्य, लोक कल्याण। क्या लगता है आपको, प्रियंका जी ने अभी जो है उन्नाव में जो रेप केस विक्टिम थी उनकी मां को भी टिकट दिया है, एक आशा कार्यकर्ती हैं उनको भी टिकट दिया है, क्या लगता है कि इस सब का लाभ कहीं ना कहीं बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मिलेगा? निश्चित तौर से देखिए साक्षी जी, ये कितना ही क्रांतिकारी ये कदम है कि दीदी ने इस ओर सोचा कि जो एक विक्टिम की माँ है तो उसके वो किन परेशानियों को और किन सामाजिक लांछनों और प्रताड़नाओं से वो गुजरी होगी। और उसको टिकट दे करके दीदी ने ये बताने की, जनता को बताने की और महिलाओं को बताने की ये कोशिश करी है कि देखिए आपको हर हाल में आगे बढ़ना है। और महिलाएं तो हमारी जन्म से ही बहुत सशक्त होती हैं और हम माँ हैं, जननी हैं और हम प्रत्येक समस्या का सामना कर सकते हैं, निर्वहन कर सकते हैं। इसी बात का उदाहरण पेश करने के लिए कि नहीं, आप कहीं भी किसी से पीछे नहीं हैं, आप सशक्त हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने ये उन्नाव की रेप पीड़िता को या हमारी एक और बहन को टिकट दिया है और वो निश्चित तौर से जीतेंगी और लोगों का आशीर्वाद उनको मिलेगा। चलिए, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें कांग्रेस लाने वाली है? और देखिए, हम तो सीधे सीधे ये कहेंगे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम उर्मिला सोनकर खाबरी, जो रही से प्रत्याशी हैं विधानसभा की। और देखना होगा कि यहाँ से विधायक कौन बनता है, कौन उभर कर आता है। हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। इसके साथ ही किसी और जनप्रतिनिधि से और जनता से आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड।